नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। चुनाव कोई भी हो, हर चुनाव पार्टियों प्रत्याशियों के लिए अहम होते हैं। राजस्थान में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। निकाय चुनाव छोटे स्तर के चुनाव जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा इन चुनावों में दांव पर है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान भी आता है, जहां उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूनिया कटारिया नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। खुद के सोचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। हमारे यहां किसी नेता की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की सरकार बनती है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों के कहने से या खुद के सोचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे यहां पार्टी आला कमान निर्णय करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गौरतलब है कि आने वाले चुनाव में प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। मोदी समर्थक नेताओं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रुख को देखते हुए कई नेता दौड़ में हैं। राजस्थान के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में 28 जनवरी को होने वाले चुनाव में इस बार बीजेपी के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें केंद्रीय मंत्री से लेकर लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और उपनेता सहित 19 सांसद, 27 विधायक हैं। साथ ही कई प्रदेश पदाधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। पिछले 50 निकायों के चुनाव में मिली हार के गम को बीजेपी आने वाले चुनावों में जीतकर भुनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए इस बार काफी पसीना बहाना होगा। ज्यादातर निकायों में पार्टी का कब्जा हो, इसके लिए भाजपा ने पार्षदों से लेकर मौजूदा सांसद और विधायक की जिम्मेदारी तय की है। मतलब साफ है कि बीजेपी चुनाव में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। अधिकतर निकायों में है बीजेपी का कब्जा। मौजूदा समय में 90 निकायों की बात की जाए तो इनमें से एक नगर निगम सहित 60 निकायों में भाजपा का कब्जा रहा है, जबकि 25 निकायों में कांग्रेस और 5 निकायों में निर्दलीय का कब्जा रहा है। इन नगर निकायों में बीजेपी का कब्जा नगर निगम अजमेर, नगर निगम, नगर परिषद भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बूंदी और किशनगढ़ नगर परिषद में बीजेपी को पिछले चुनावों में जीत मिली। नगरपालिका देशनोक, श्री डूंगरगढ़, संगरिया, रतनगढ़, सरदार शहर, बिदासर, तारानगर, छापर, राजलदेसर, खेतड़ी, बगड़, उदयपुर वाटी, मंडावा, सूरजगढ़, चिड़ावा, फतेहपुर, शेखावाटी समेत कई नगर पालिकाओं में बीजेपी का कब्जा रहा है। मौजूदा नगर निकायों में होने वाला ये चुनाव 20 लोकसभा सीट और 70 विधानसभा सीटों को प्रभावित करेगा। इनमें अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 70 में से 27 पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं 20 लोकसभा सीटों में से 19 पर बीजेपी के सांसद भी हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी के इन विधायक और सांसदों की तो प्रतिष्ठा सीधे तौर पर इन चुनावों में दांव पर है। बीजेपी के इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर बूंदी कोटा संसदीय क्षेत्र में ही आता है और यहां से बीजेपी के सांसद हैं ओम बिरला, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। यहां नगर परिषद के साथ ही 5 नगर निकायों में चुनाव हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे झालावाड़ से आती हैं, जहां एक नगर परिषद के साथ ही नगर पालिका में चुनाव हैं। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के संसदीय क्षेत्र में आने वाले पोखरण में भी नगर पालिका के चुनाव हैं। उदयपुर जिले से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया आते हैं और जिले में 3 निकायों में चुनाव होने हैं। तो वहीं चुरू जिले से प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर आते हैं, जहां 7 निकायों में ये चुनाव होने हैं। वहीं अजमेर निगम के चुनाव में मौजूदा बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रहे वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल के साथ ही बीजेपी सांसद की भी साख दांव पर है। ये निकाय चुनाव भले ही छोटे चुनाव हैं, लेकिन प्रतिष्ठा के चुनाव हैं, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली निकायों में भाजपा का कमल मुरझाया तो सीधे तौर पर परफॉर्मेंस बड़े नेताओं की खराब मानी जाएगी। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ और साफ तौर पर जाहिर है कि 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं में अधिकांश मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को नकारा
21 में से 14 जिला परिषदें जीती और 1.5 लाख मतों से हमारा अंतर अधिक था। जहाँ तक निकाय का प्रश्न है, अधिकांश जगह ध्यान में आया, अभी किसी एक निकाय की चर्चा हुई तो उसमें एक जगह एक वार्ड है 185 मतों का, जो कांग्रेस पार्टी ने बदनीयती से एक धर्म विशेष के लिए उसको डिजाइन किया, और एक वार्ड है 1200 का उसी निकाय में। तो परिसीमन एक बड़ा कारण था कि बदनीयती से किया, लेकिन बावजूद उसके कि कांग्रेस पार्टी के लिए खुशफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 32 निकायों पर अधिकांश तौर पर निर्दलियों को वहां समर्थन मिला। अब ये बात और है कि हाल ही में 50 नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी को अधिकतम निकायों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और इसका एहसास भी भाजपा के नेताओं को बखूबी है, लेकिन बयानों के जरिए वो इसे स्वीकार करने से बचते हैं। इसलिए अब बीजेपी निकाय चुनावों में जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। राजस्थान के 20 जिलों की 90 निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। भले ही निकाय चुनाव का स्तर छोटा जरूर है, लेकिन इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेताओं की सियासी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इन चुनाव में विजयी पताका फहराने के लिए बीजेपी नेता बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत 31 जनवरी को नापी जा सकेगी, जब मतदाताओं के जनादेश का पिटारा खुलेगा। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे बातचीत के लिए हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। लखवीर, इस बार वाकई कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, बल्कि सतीश पूनिया की भी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब को लेकर आखिर कुछ ना कुछ रणनीति तो बीजेपी ने जरूर बनाई होगी। देखिए भानु, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 19 सांसद और 27 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए हैं, उनकी सियासी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम ऐसे दिग्गज राजनेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके इन निकाय चुनाव में सियासी प्रतिष्ठा दांव पर है। भले ही निकाय चुनाव छोटे स्तर के चुनाव माने जाते हों भानु, लेकिन इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को प्रस्तुत करना, बहुत ही मजबूती से प्रस्तुत करना एक बड़ा टास्क है, क्योंकि हाल ही में जो 50 निकायों के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का खासा परफॉर्मेंस मजबूत नहीं रही थी। इसी का कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में पार्षद से लेकर विधायक तक और सांसद तक कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी है। कईयों को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, कईयों को चुनाव समन्वयक बनाया गया है, और तमाम नेताओं को फील्ड में जमीनी स्तर पर भांपने के लिए, जमीनी स्तर पर होमवर्क करने के लिए उतार भी दिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी टिकट देने के साथ ही एक स्टेप निकाय चुनाव में पीछे भी रह गई है, क्योंकि 395 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामांकन ही दाखिल नहीं करा पाई है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, और ये कह रही है सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हो, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, इन सभी दिग्गज नेताओं का मानना है कि इन तमाम 90 निकायों में भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा, चाहे 50 निकायों में भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल परिणाम रहे हों या नहीं रहे हों। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता लगातार कांग्रेस पार्टी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि परिसीमन में भी कांग्रेस पार्टी ने, या फिर यूं कहें कि राज्य सरकार जी लखवीर, यहाँ जिस तरह से गुलाबचंद कटारिया का जो बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री किसी के सोचने से नहीं बन जाता, पार्टी आला कमान तय करेंगे, ये कार्यकर्ताओं की सरकार है। इसको किस संदर्भ में लिया जा सकता है? क्या कुछ इसके मायने निकाले जा सकते हैं? क्या जो अंदरूनी कलह है कहीं उसको लेकर ये इस बयान को उस सापेक्ष में लिया जा सकता है? भानु, अपना सवाल एक बार वापस से दोहराएं आप। जी, मेरा सवाल यह है कि जो बयान आया है कि पार्टी के किसी के सोचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, गुलाबचंद कटारिया का, तो वो ये जो मुख्यमंत्री है वो तय करता है पार्टी आला कमान, ये कार्यकर्ताओं की सरकार है, तो इसको किस सापेक्ष में ले? क्या कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए जो बीजेपी की अंदरूनी कलह है वो दिखाई देती है? देखिए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बयान सियासी हलकों में देखा जाए तो काफी अहम है, लेकिन
गुलाबचंद कटारिया ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के मुख्यमंत्री बनने के कई ग्रुप और कई सोशल मीडिया पर उनके मंच वायरल हो गए थे, जिसको लेकर केवल मात्र नेता प्रतिपक्ष ऐसा नाम थे जिनका कोई सोशल मीडिया पर टीम नहीं है, कोई समर्थक मंच नहीं है। इसी को लेकर जब पत्रकारों द्वारा उनसे सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला न खुद स्वयं नेता नहीं लेते हैं, पार्टी आलाकमान फैसला करती है जी। वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई नेता या कार्यकर्ता अपने मन में मुख्यमंत्री बनने का सपना बना ले तो वह अपने खुद के मन तक ही सीमित रहता है, क्योंकि यह फैसला पार्टी आलाकमान का होता है, ये फैसला प्रदेश की जनता का होता है। ऐसे में अगर कोई ख्याली पुलाव पकाकर तैयार रहे कि मैं आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान का मुख्यमंत्री होऊंगा, तो वह अभी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि धरातल पर दिखने वाली बात नहीं है, वो अपने मन तक ही सीमित रह सकता है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में काफ़ी समय है और प्रदेश की जो नेता हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही पार्टी आलाकमान फैसला करेगा कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष का गुलाबचंद कटारिया जो है उनका बयान क्यों देना पड़ा? जिस प्रकार से प्रदेश भाजपा में अंदरूनी कलह चरम पर है, ये बयान क्यों उनको देना पड़ा? ये तो सवाल ये बनता नहीं है कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान, बिल्कुल भानु उसी सवाल पर मैं लौट रहा हूँ, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि प्रदेश भाजपा में अंदरूनी कलह और मनमुटाव की जो स्थिति है वो फिलहाल चरम पर है। हालांकि जब भी नेताओं से सवाल किया जाता है तो वो मीडिया के सामने ये बयान देते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी मनमुटाव की स्थिति नहीं है, लेकिन बीजेपी के अपने कुनबे में ये चर्चाओं का दौर जो है वो चरम पर है। कार्यकर्ताओं के बीच में भी इस बात की चर्चाएं चरम पर है कि तमाम नेताओं के बीच में अंदरूनी कलह है, मनमुटाव की स्थिति है। पूर्व में मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को दरकिनार यानी कि साइडलाइन करने के लिए भी प्रदेश भाजपा नेतृत्व चरम भूमिका में काम कर रहा है। इसी की वजह से नेता प्रतिपक्ष जैसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और राजस्थान की राजनीति में वरिष्ठ राजनेता हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है गुलाबचंद कटारिया, उन्हें इस प्रकार के बयान देने पड़ रहे हैं। भानु जी बिल्कुल, लेकिन लखवीर अगर हम निकाय चुनावों पर वापस आ जाते हैं तो इन निकाय चुनावों के लिए बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है और कांग्रेस कितनी बड़ी उनके लिए चुनौती सामने बनकर आएगी? क्योंकि देखिए सत्ताधारी पार्टी की जहां होती है, जहां भी जिसकी सरकार होती है जिस राज्य में, वहां का निकाय निगम उसी सरकार का माना जाता है। देखिए भानु, बेहद ही लाजमी सवाल आपने पूछा है और इसी पर रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी के पर लौटूंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस पार्टी पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप तो लगाते रहे ही हैं, वहीं परिसीमन का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया है, क्योंकि हाल ही में जो 50 निकायों का चुनाव हुआ उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार तो मिली, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यह आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं कि वार्डों के जो परिसीमन किए गए हैं वो भी जाति, बिरादरी और समाज के भेदभाव को लेकर किए गए हैं। ये सबसे बड़ा आरोप प्रदेश बीजेपी ने राज्य सरकार पर यानी कि कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। रणनीति पर अगर लौटूं तो भारतीय जनता पार्टी 50 निकायों में भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन 90 निकायों के चुनाव में विजयी पताका फहराने के लिए बूथ लेवल पर अपनी मजबूत रणनीति के तहत काम कर रही है। तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम मोर्चे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, ये तमाम मोर्चे धरातल पर काम कर रहे हैं। सभी मोर्चों को अग्रिम मोर्चों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बूथ स्तर पर तमाम मोर्चे काम कर रहे हैं। वहीं जिला इकाइयों की बात की जाए तो जिला इकाइयाँ काम कर रही है। प्रदेश नेतृत्व की अगर बात की जाए तो प्रदेश नेतृत्व से भी तमाम निकायों में जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें दायित्व सौंपे गए हैं वो काम कर रहे हैं। खुद मोर्चे जो अग्रिम मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी एक संकल्प के तहत काम कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात की जाए तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी प्रभारी लगाए गए हैं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बूथ पर 10 यूथ जोड़ने का टारगेट दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन चुनाव में यूथ को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लुभाना चाह रही है और अपने पक्ष में लामबंद करना चाह रही है, ताकि जो नया मतदाता होता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे। और जो चूक 50 निकायों में भारतीय जनता पार्टी से हुई है उस पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होमवर्क भारतीय जनता पार्टी ने इन 90 निकायों में किया है। जब 50 निकायों में भी चुनाव हुए उसके बाद से 3 दौर की समीक्षा बैठक भी प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रखी है। उससे इस बात का अंदाजा लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कि 50 निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कमी क्या रह गई है, लापरवाही क्या रह गई है, उस पर होमवर्क किया गया और तमाम 90 निकायों में मजबूत रणनीति के साथ, मजबूत होमवर्क के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता
तमाम प्रत्याशी उतर गए हैं। देखने वाली बात होगी भानु कि कितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि ये लाजमी और ये दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है निकाय चुनाव क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र की पार्टी मानी जाती है। ऐसे में जिस प्रकार से 50 निकायों में चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी दरकिनार नजर आई, लेकिन 90 निकायों में उस परिपाटी को भारतीय जनता पार्टी दोहराना चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र की पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है उस परिपाटी को दोहराना चाहती है, उस परिपाटी को आगे ले जाना चाहती है और 90 निकायों में भारतीय जनता पार्टी सभी निकायों में कमल खिलाना चाहेगी और विजयी पताका फहराना चाहेगी। बिल्कुल, इस बार विजय पताका फहरती है या नहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके जो सतीश पूनिया की भी साख दाव पर है, बीजेपी की भी कहीं ना कहीं राजस्थान में साख दाव पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चरम पर है और आज का दिन बंगाल में रैलियों के नाम रहा। एक तरफ दीदी ने पुरुलिया में हुंकार भरी तो दूसरी तरफ मिदनापुर में दादा यानी शुभेंदु अधिकारी जमकर गरजे और इन रैलियों में तेज हुई जुबानी जंग। पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नक्सलियों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहां दीदी ने बीजेपी पर लोगों से झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आप सभी ने लोकसभा में भाजपा के लिए मतदान किया, लेकिन क्या आपका सांसद आपसे मिलने जाता है? क्या उन्होंने आपको कुछ दिया है? वे चुनाव से पहले झूठे वादे करेंगे और एक बार चुनाव खत्म हो जाएगा तो वे भाग जाएंगे। बंगाल में बीजेपी मैदान में कम, मीडिया में ज्यादा है। चुनावों से पहले रैलियों के अक्स में यह भी देखा जा रहा है कि जहां शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ने और रैली कर रहे हैं वहीं दीदी की दहाड़ शुरू हो जाती है। इसके पीछे का मकसद यह भी माना जा सकता है कि दीदी शुभेंदु फैक्टर को भी बेअसर करना चाहती हैं। चुनाव से पहले ही बंगाल में तो सियासी रण छिड़ चुका है। रैलियों में उबाल है जो बंगाल की दिशा और दशा बदलने में क्या रंग लाएगा, इस पर यह देखने वाली अब बात होगी। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी आपका निजी इंडिया पर। धन्यवाद भानु जी। आरबी उपाध्याय जी, ममता बनर्जी कहती हैं कि नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है बीजेपी, तो क्या मान लिया जाए? नक्सलियों से नहीं, बीजेपी से डर लगता है। और जिस तरह से ममता बनर्जी इन दिनों रैलियों पर रैली कर रही हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी रैली करते हैं उसके सामने दीदी रैली कर लेती हैं, क्या माना जाए कि जो दीदी की रैली है, जो दीदी की दहाड़ है, वो बीजेपी को दबा पाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं दीदी को कम नहीं आंकना चाहिए। जिस संघर्ष के साथ उन्होंने भी लेफ्ट को उठा के फेंका, कम्युनिस्ट शासन खत्म किया और उसके बाद के संघर्ष उनके जीवन का एक हिस्सा है। ये बात अलग है कि शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद जो एक नेगेटिविटी कहीं ना कहीं टीएमसी में आई, अब वो मेरे ख्याल से, मैं जो समझता हूँ कि वो उसको रिकवर करने के लिए वो देखिए नंदीग्राम से इलेक्शन का ऐलान करती हैं और शुभेंदु अधिकारी को डायरेक्ट एक्चुअल में हमला करते हैं जी। तो वो जो अपना गढ़ है उसको बचाने के लिए पूरा जी जान से कोशिश करे। ये बात अलग है देखिए कि बहुत सारी चीजें बात देते हैं, पब्लिक डोमेन में चीजें आती हैं, तो भी देखिए पॉलिटिकल पार्टी की तुलना आप नक्सलियों से करना और ये सब कहीं गले नहीं उतरता है। देखिए क्या जो मेन मुद्दे हैं वो गायब हो चुके हैं भानु जी। इलेक्शन होना चाहिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है जी। रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो मुद्दे गायब हो गए। आप देखिए कि भ्रष्टाचार और वही नक्सली, वही हिंदू, वही मुसलमान, और होता ये बड़ा दर्दनाक लगता है कि देखिए जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इलेक्शन विकास के नाम पर शुरू होता है, सब विकास की बात करते हैं, लेकिन आखिर में आते आते वही जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सब चीजें जो आ जाती हैं, वो जनता से उन चीजों का कोई लेना देना नहीं। जनता चाहती है कि भी उसके मुद्दे पर इलेक्शन हो, उसके मुद्दे पर वोट पड़े और फिर एक जवाबदेही तय हो। वो अपना भी बताएं कि भी हम इतने साल में हमने क्या किया है, और दूसरे से भी प्रश्न पूछें, लेकिन हो क्या गया है, उल्टा हो गया है।
भानु जी आज किसी को आर्य उपाध्याय करेंगे? जी, लेकिन जी। जिस तरह से इन चुनावों को हम देख रहे हैं, बंगाल के चुनावों को, क्या आपको नहीं ये लगता है कि यहाँ पर जनता के मुद्दे तो नदारत हैं, जनता की समस्याएं तो नदारत हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, छींटा कसी वो ज्यादा हो रही है, अपने अहम का चुनाव बना लिया गया है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं देख रहा हूं कि दोनों ही पार्टियों को ये सूट करता है भानु जी। क्यों? अगर मुद्दों पे बात होगी तो ममता दीदी पे भी उठाएंगे और बीजेपी पे भी उठाएंगे। तो दोनों पार्टियां इन प्रश्नों से बचने के लिए कहीं ना कहीं एक इलेक्शन का जो एक रोड मैप बनाया है, वो यही रोड मैप दोनों को सूट करता है। और दोनों को ये भी सूट करता है कि वहां कांग्रेस और लेफ्ट किसी को कोई जमीन न मिले। ये जो इलेक्शन है ये सीधा सीधा टीएमसी वर्सेज बीजेपी हो जाए। और रहा बीजेपी का, तो बीजेपी को जब से 18 सीटें लोकसभा की मिली है तो बीजेपी में एक उम्मीद की किरण जगी है कि भी हम बंगाल में कहीं ना कहीं सत्ता में आ सकते हैं। ये बात अलग है, अभी पीछे सर्वे हुआ है उसमें देखेंगे कि भी 70% से ऊपर लोग ममता को लाइक करते हैं। तो ममता की स्वीकार्यता वहां पर है। और देखिए सिनेरियो भी अलग अलग होता है। लोकसभा के इलेक्शन में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और आप देखेंगे विधानसभा के इलेक्शन जब होता है तो वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हैं और क्षेत्रीय मुद्दों पर ही इलेक्शन होता है। आप दिल्ली को देखेंगे, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन जहां राज्य का इलेक्शन आया तो वहां देखेंगे लोगों ने वोट किया, आम आदमी पार्टी को वोट किया। तो अभी बिल्कुल नकारना या कमजोर आंकना ममता को बंगाल में मैं समझता हूं कि जल्दबाजी है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा आप देखेंगे ममता दीदी जिस तरीके से धुआंधार रैली कर रही हैं, उनका एक असली रूप और सामने आएगा। और चलिए आर्य उपाध्याय जी, नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है ममता बनर्जी ने, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये फैसला उनके लिए कितना सही साबित होगा, और अगर सही साबित भी होगा तो कहां तक सही साबित होगा, या फिर सिर्फ शुभेंदु अधिकारी से उनकी लड़ाई रह गई है? देखिए वो शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद जिस तरह से टीएमसी में एक या जनता के बीच में जो एक मैसेज गया है वो अच्छा मैसेज नहीं है। तो वो उसको रिकवर करने के लिए कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने इस तरह का ऐलान किया है। और हो सकता है कि वो नंदीग्राम से लड़े भी। और देखिए जनता की पसंद अगर मान लीजिए दोनों को एक जगह खड़ा किया जाए, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी और एक तरफ ममता, तो ममता का कद कहीं ना कहीं जनता की नजर में पड़ा है। ये हम सबको मानना होगा। ये बात अलग है कि भी शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान उनको सत्ता में पहुंचाने में रहा है, लेकिन परिस्थितियां आज जो परिस्थितियां हैं, आज वो जिस पार्टी के साथ बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो उनके बीजेपी को देखिए जो भी मुस्लिम वोटर है वो वोट नहीं करता है, ये सर्वविदित है। और बंगाल में भी कितना मुस्लिम बीजेपी को वोट करेगा ये भी एक कहीं ना कहीं प्रश्न उसके ऊपर भी है। तो शुभेंदु अधिकारी के साथ ममता के साथ थे तो वहाँ बांग्लादेशी और जो घुसपैठिए और दूसरा जो वर्ग था वो साथ था। अब वहां पर क्लियर मैं देख रहा हूं कि ध्रुवीकरण नजर आता है कि भी बीजेपी भी बिल्कुल हिंदू के मुद्दे पर वहां पर इलेक्शन लड़ रही है, और जो वहां का मूल निवासी बंगाली है वो भी बांग्लादेशी घुसपैठियों से बहुत आहत है। जिस तरीके से वो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक होते चले जा रहे हैं, संसाधनों पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ता चला जा रहा है, और वहां पॉलिटिकल पार्टी का एक तुष्टीकरण की जो नीति है वो बीजेपी को फेवर करती है। और वो कहीं ना कहीं उसी उम्मीद के ऊपर 18 सीटें उन्होंने लोकसभा में जीती, और यहाँ भी वो यही उम्मीद करते हैं बिल्कुल ध्रुवी। जी बिल्कुल उपाध्याय जी, वास्तव में अब देखना होगा कि ये चुनाव किस मोड़ पर जाता है और इसका फाइनल रिजल्ट क्या कुछ रहता है, और जनता के मुद्दे कहीं आते भी हैं या जनता को बिल्कुल ही दरकिनार कर कर ये चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि अब की बार आर पार के मूड में है टीएमसी और बीजेपी। क्या इसका रिजल्ट होता है ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अयोध्या जाने ना बागमुंडी जाने ना झालदा जाने 15 লক্ষ টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। এক পয়সাও পেয়েছেন মা বোনেরা? 15 লাখ টাকা করে প্রাইম মিনিস্টার জমা দিয়েছে আপনাদের টাকা? বিজেপির নেতারা দিয়েছে?